नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपका छात्र राकेश टंडन। मॉनसून सत्र का आज से आखिरी राउंड शुरू हो गया। राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया है और अभी दिल्ली सेवा बिल पेश पर चर्चा जारी है। चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होगी। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एनडीए सरकार बिल को पास करा ली जाएगी। वहीं लोकसभा में न्यूज क्लिक चीनी मीडिया नेटवर्क को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा है। कुल मिलाकर संसद में सोमवार का दिन अब तक हंगामेदार रहा है और जब दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग होगी तो उस वक्त क्या होगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे पहले आपको राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, सुनवाते हैं। प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। वहीं दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी और सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा सदन में, सुनिएगा। Why did no government create an authority where the chief minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected chief minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number? जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। ये सारी चर्चाएं जो थी वो राज्यसभा में थी। राज्यसभा में ये बिल उससे पहले लोकसभा में पास हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश हुआ है और संभवतः लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा और बिल पर गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। एक बार लेके चलेंगे उस वक्त भी राज्यसभा। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? बीजेपी ने आज लोकसभा में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यूज क्लिक वेबसाइट में चीन का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी, उसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा खुलासा किया है। इसमें पता चला है कि न्यूज क्लिक में चीन का पैसा लगा हुआ है और ये पैसे कहां दिए गए, इसको भी लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए एक बार क्या कहा निशिका ने लोकसभा में। कांग्रेस देश को तहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में डाला जाए। सदन में आते ही आज ही की तारीख में उनके खिलाफ ठीक है, हम उन पर और घटिया तरीके से हम उन पर विचार करेंगे और रूलिंग में देंगे बाद में। इस पूरे पर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा एक बार। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है,
तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे पैनल में मनोज यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, एडवोकेट संजीव नसियार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, चंद्रशेखर प्रवक्ता शिवसेना की ओर से हमारे साथ हैं। ठीक है मनोज जी, आपसे शुरू करेंगे। आज ही तो वापसी हुई थी राहुल गांधी जी की, और जैसे ही वो बैठे सदन में 12 बजे पहुंचकर तुरंत ही निशिकांत दुबे जी खड़े हो गए और उन्होंने एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया न्यूज क्लिप्स पर लेकर। उस पर संदेह था कि जो नाम थे, हालांकि स्पीकर ने उसको तुरंत एक्सपंज कराया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो न्यूज क्लिक एजेंसी थी वो टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ी हुई थी। ये दावा है भाजपा का। जी देखिए रजत जी, नाम तो इन्होंने इंडिया रख लिया है, लेकिन इनकी मानसिकता और इनकी भावना एंटी इंडिया है, ब्रेक इंडिया है, टुकड़े टुकड़े इंडिया है इनकी। आप देखिए कि किस तरह से ये चीन से चंदा लेने के कारण किस तरह से इनकी वफादारी चीन के प्रति कभी जाती ही नहीं है। इनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा बन जाती है, पाकिस्तान की भाषा इनकी भाषा बनती है, चीन की भाषा ये बोलते हैं। कभी राहुल गांधी जी सद्भावना का देश बोलते हैं, चीन को बोलते हैं, जिस चीन के साथ हमारे दो हाथ होते हैं, हमारे सैनिक दो हाथ करते हैं। देखिए मेरे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट है रजत जी, कि किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये सेंटर का पर्दाफाश हुआ। एक अमेरिकी करोड़पति नेविल राय सिंघम और न्यूज क्लिक्स के अंदर, जो क्लिक नामक एक वामपंथी प्रचार आउटलेट है, किस तरह से उसके अंदर भंडी हुई। जब ईडी ने कार्रवाई की तो ईडी के न्यूज क्लिक के संस्थापक परवीर पुरकायस्थ को विदेशी यानी एफडीआई के तहत 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उसके बाद में 2021 में जब ईडी ने खुलासा किया, जांच की कि न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को लगभग 38 करोड़ रुपए मिले हैं और देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, विदेशी प्रोपेगेंडा में उनका हाथ है। तो आपको पता है रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह ये लगातार उनका पक्ष लेते रहे कि नहीं वो तो साफ सुथरे हैं, वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप देखते हैं लगातार चीन की बात हो, न्यूज क्लिक की बात हो और कम्युनिस्ट, ये लगातार आप देखिए तिकड़ी जो है लगातार देश के सामने आती है। विदेशी प्रोपेगेंडा, विदेशी टूल किट का हिस्सा बनती है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी बनती है। तो साफ साफ दिखता है कि विदेशी एजेंडे के साथ कांग्रेस का हाथ अक्सर क्यों दिखाई देता है। ये साफ साफ दिखता है जो चीन के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था, जब 2017 में डोकलाम में जब हम लोग उनके साथ वार्ता कर रहे थे तो चीनी राजदूत के साथ में राहुल गांधी पाए जाते हैं। एमओयू ये लोग साइन करते हैं, चीन से चंदा खाते हैं। तो जब चीन से चंदा खाएंगे तो निश्चित रूप से है कि चीन की ये चाटुकारिता भी करेंगे। तो साफ साफ दिखाता है ये आज ही तो वापसी हुई थी, जैसे ही राहुल गांधी सदन में पहुंचे, सदन में बैठे, कि चीन एक के हुआ के साथ बीजेपी ने गांधी परिवार, कांग्रेस, कई जर्नलिस्ट और कई कांग्रेस नेताओं के नाम लेकर ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा इन सब को फंडिंग मिली और ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। जी रजत भाई, केवल जो देश में चल रहा है इनको उसकी चिंता नहीं। अगर ये चिंता है तो अभी लास्ट में आने से क्या मिले गए। इतना ही मजबूत प्रधानमंत्री है तो एक्शन ले देशद्रोहियों पर। मैं आपके चैनल के मंच से कहना चाहता हूं, कमजोर प्रधानमंत्री की कमजोर टीम, और इतनी बकवास करते हैं। इनको एनएसए किससे मिले थे अभी लास्ट? कौन से फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे? आके बैठ के बकवास करना, जुमलेबाजी करना एक अलग बात है, पर देश को गुमराह करने का काम बंद करो। आज भारतीय संविधान है, भारत में देश में कानून है। अगर कोई देश के हितों के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाली पार्टी है। स्वतंत्रता संग्राम में गद्दार जो हैं, आज वो हमें बताएंगे कि देश हित और देश के लिए करना और गुजरना क्या होता है। और निशिकांत दुबे को है कि जाए, ईडी भी उनकी, सीबीआई भी उनकी, पुलिस गृह मंत्री के पास करे लोगों पर केस, पर देश को गुमराह ना करो। आज देश पूछ रहा है कि महंगाई क्यों है, आरोपों की फेरिस्त है, बेरोजगारी क्यों है, वो गांधी परिवार पर भी है। उसके बाद चाइनीज एम्बेसडर से राहुल गांधी की मुलाकात, उसका भी जिक्र है। आरजीएफ के साथ जो पैसा ट्रांसफर हुआ था, मैं आपको क्या, इसका भी एक प्रमाण है। ये 2-3 चीजें निशिकांत दुबे ने फ्लोर ऑफ द हाउस कही। राहुल जी दोबारा संसद सदस्य हो गए हैं। आप इनसे कहा, हम भी पूछेंगे ना, आखिर क्या याराना, तो ये इधर उधर की बातें करनी है, क्योंकि जो पोस्टर राहुल जी ने दिखाया था उसके बाद जो हुआ, और ये फिर वही षड्यंत्र चालू हो गए हैं। और इनमें हिम्मत नहीं है, कमजोर हैं ये लोग।
ठीक है, इनमें हिम्मत आ रहा हूं। मनोज जी, एक सवाल और है आपसे। सामना कर पाए। ये बात भी उत्पन्न होती है कि जब कोई फॉरेन एजेंसी और फिर क्यों या फिर फॉरेन टेलीविजन आपके किसी नेता के बारे में या किसी पॉलिसी के बारे में लिखता है, तो आप कहते हैं कि आप देश पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप विदेशी एजेंसियों का साथ दे रहे हैं। तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट और इस हवाले को इतना तूल दिया जाना चाहिए? मनोज जी देखो, रजत जी, एक मिनट आ रहा हूं, वीरेंद्र जी एक मिनट, मनोज जी की देखी नहीं है। मनोज जी, रजत जी, हाँ रजत जी, ऐसा है, ये लोग तो वो लोग हैं जो विदेशी धरती पर जाकर के बोलते हैं कि जो लोकतंत्र क्या करेगा। रजत जी, पहले आप पेट में आपको क्यों? एक वीरेंद्र जी, एक मिनट, एक सवाल, मैंने देखिए आपको पूरा वक्त दिया था, एक मिनट दीजिएगा, मैं एक बार मनोज जी को जोड़। मनोज जी, क्या इस बात को आप मानते हैं कि विदेशी एजेंसी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अब न्यूयॉर्क टाइम्स कल सरकार के खिलाफ कुछ छाप दे तो ये होता है कि नहीं साहब बाहर की एजेंसी है। आज जो उसने छापा है न्यूज क्लिक्स के बारे में, जो दावे उसने करे जो है, क्या उस पर देश में चर्चा होनी चाहिए? मैं एक सैद्धांतिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं सैद्धांतिक जवाब देता हूं रजत जी। बताइए रजत जी, मैं सैद्धांतिक जवाब इसलिए देता हूं कि ये लोग तो उनके कसीदे घड़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, ये लोग तो कसीदे घड़ते हैं आम आदमी पार्टी इन पत्रिकाओं की, इन अखबारों की, कि हमारा आर्टिकल वहां पर छप गया, हमारे मोहल्ला हो हल्ला क्लिनिक की बातें वहां पर छप रही है। ये लोग तो कसीदे घड़ते हैं विदेशी ताकतों के लिए, ये लोग तो कसीदे घड़ते हैं विदेशी धरती पर, लंदन में जाकर, अमेरिका में जाकर के। ये जो सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी के ऑफेंडर है, उन लोगों को भारत में लोकतंत्र को बचाने जाना चाहिए। ये लोग तो कसीदे घड़ते हैं कि चीन सद्भावना का देश है, चीन सद्भावना प्रिय देश है। ये लोग कसीदे घड़ते हैं विदेशी धरती पर जाकर के भारत में लोकतंत्र खतरे में। तो मुझे जरा बताइए, इनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? और मैं बताता हूं रजत जी, आपने कहा कि ऐसी बात है, ये मेरे पास में पूरा प्रमाण है। ये ईडी ने जब कार्रवाई की 2021 में, जांच में खुलासा हुआ, प्रमोटर को 38 करोड़ रुपए मिले हैं, ये पैसे राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा है। तो मुझे बताइए कि अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला उनके साथ कंधे से कंधा क्यों मिला रहे थे कि न्यूज क्लिक तो ठीक है, न्यूज क्लिक तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ईडी मैंने श्रद्धा से काम कर रही है। तो हमें क्या अपनी जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं होना चाहिए? हमारी एजेंसियों ने कार्रवाई की है, तो क्या उस पर हमें विश्वास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देशद्रोही है नहीं, क्यों सवाल उठाया आपने? ईडी ने जब कार्रवाई की, मेरे पास पूरा चिट्ठा है, ईडी ने जब कार्रवाई की, तो मुझे जरा बताइए 38 करोड़ रुपए का जो घपला घोटाला उसमें मिला, तो दिग्विजय सिंह लिबरल गैंग, रणदीप सुरजेवाला, ये क्यों बौखला गए थे? क्यों उनके साथ में खड़े हो गए थे? क्यों बौखला रहे थे? ये हिंदुस्तान पूछना चाहता है, ये भारत पूछ रहा है, भारत की जनता पूछ रही है कि आखिर क्या कर रहे हैं कि जब कृषि विरोध के समय, जब आंदोलन चल रहा था, तो टूल किट, जो विदेशी टूल किट चल रही थी, तो मियां खलीफा जैसे लोगों से किस तरह से रिट्वीट कराए गए, ट्वीट कराए गए, और उनको कांग्रेस पार्टी ने रीट्वीट किया, उनका समर्थन किया। तो लगातार आप देखिए किसान आंदोलन में किस तरह से टूल किट पे काम किया। मियां खलीफा के जैसे पोर्न स्टार जो देश में ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा, प्रॉब्लम है। आ रहा हूं मनोज जी, एक मिनट आ रहा हूं। हमारे साथ 3 प्रवक्ता और उनके पास भी जाना है, लेकिन एक बार वापस वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी, ये तो प्रमाण के साथ है, और जो लोग देश के खिलाफ थे, बीजेपी का डाल, जो टुकड़े सो कॉल्ड गैंग था, वहां तक पैसा गया है। पैसे की जो मनी ट्रेल है वो सब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी। क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं रजत भाई, मैंने अभी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, अगर होगी मैं पढ़ूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ मैं इन कमजोर लोगों से कह रहा हूं कि कमजोरों 56 इंच के अगर कोई देश के खिलाफ है, हिम्मत है, तो लड़ो ना, ताकतवर उन पे कार्रवाई करो। ताकतवर लोगों को देखिए, दुकान मत चलाओ, का नेता ये लोग बन नहीं पा रहे हैं, ताकतवर लोग हैं। दुकान मत चलाओ, ठीक है। एक बार एडवोकेट संजीव आचार्य जी के पास वाले, संजीव जी, मनोज जी कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स अगर दिल्ली के बारे में कुछ अच्छा छापती है, स्कूल मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, उसको आप लोग तूल देते हैं। आज न्यूज क्लिक्स के बारे में छापा है, तो विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? न्यूयॉर्क टाइम्स पे अगर कोई बात आई है तो कंप्लेंट करो ना। ठीक है, देखिए संजीव जी, वैसे मिल जाएगा। देखिए रजत जी, देश ने साबरमती रिवर फ्रंट पे झूले झूलते हुए देश के प्रधानमंत्री को देखा कि वो किसके साथ झूले झूल रहे थे। जहां तक 2024 के चुनाव को देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उन्हीं विदेशी अखबारों का हवाला देकर जब वो खबर
देश की सरकार के खिलाफ छापते हैं तो ये विदेशी ताकतों से उसको जोड़ते हैं। और आज अगर कोई खबर वहां पर छपी है, उसको लेकर जिस तरीके से संसद में प्रमुख मुद्दे जो देश में आज गर्म हैं, वो मणिपुर, हरियाणा चल रहा है, मणिपुर चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सब मुद्दों से घबरा के ये डाइवर्ट करेंगे और 2024 तक कहीं ना कहीं ये इसी तरीके की नीति के तहत देश को बलगराने का काम करेंगे। लेकिन 9 साल लंबा टाइम हो चुका है, देश को अब चाहिए सीधा सीधा जवाब। आज इनके न्यूयॉर्क टाइम के सहारे से कभी ये नेहरू जी के नाम से जिस तरीके से इन्होंने कोट किया दिल्ली के अध्यादेश पे, अगर नेहरू जी का इनको आस्था लेनी है और सहारा लेना है तो नेहरू जी की नीतियों को क्यों विरोध करते हैं? आज अडवाणी जी, अटल जी और मदनलाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जी का अपमान कर रहे हैं, देश की 2 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। इनका ना लोकतंत्र में विश्वास रहा है, ना प्रजातंत्र में विश्वास रहा है, और कुल मिला के ये डाइवर्ट करके और बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि संसद में देश जानना चाहता है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, हरियाणा में जो भाईचारा तोड़ा जा रहा है उससे भागने की इनकी ये साजिश है। और वो भागने की ये जो साजिश है, मनोज जी 1 मिनट में ये ठीक है, संजीव जी ले लिया, ये दिल्ली वाले बिल पे था। मैं आ रहा हूं मनोज जी, 1 मिनट रुकिए, दो प्रवक्ता और है, एक बार ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी। अभिषेक, क्या ये जो राहुल गांधी की आज वापसी हुई है और सदन में वापस आ गए, संभवतः कल 12 बजे शुरुआत भी करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की, पहले वक्ता हो सकते हैं कल, क्योंकि कांग्रेस ने ही नोटिस दिया था। ये एक सेलिब्रेशन का मोड विपक्षी दलों में भी है राहुल गांधी की वापसी से। देखिए, कोई भी चीज जो ये सरकार दमनकारी सरकार है, ये दमन करने की जो प्रयास करती, विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो। ऐसे हम उत्तर प्रदेश में अगर विरोध करते हैं तो सदन नहीं चलने दिया जाता साहब, सदन को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। हमने पूछा टमाटर का भाव क्या हो गया, तो कोई जवाब नहीं। हमने बोला हम मणिपुर पे चर्चा वो करना चाहते हैं, निंदा प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा ये हुआ है कि अगर हम कोई भी विधानसभा किसी राज्य में और इस तरह का अगर घटना, शर्मनाक घटना होती है, तो ये सरकार कहते हैं विपक्ष का गला घोटने का काम करती है। जनता की आवाज को कैसे दबाया जाए, उनके पीछे ईडी, सीबीआई और सारी चीजें लगा के जिससे दमनकारी नीतियों पे चलते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो वापसी हुई है वो निश्चित थी। कहते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय में सबकी आस्था अभी भी बनी रह गई है, न्यायपालिका में आस्था अभी भी बनी रह गई है कि कम से कम इस देश में न्याय तो अभी है, नहीं तो लोकतंत्र तो गला घुटता चला जा रहा है। किस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, दूसरे पार्टियों के सिंबल पे जीते हुए विधायकों को तोड़ फोड़ के, एक पैसा दे के, इकट्ठा करके, लालच दे के ये अपने सरकार वहां बना लेते हैं। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको असम में मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। चंद्रशेखर जी, बहुत बड़े अभिषेक जी, मैं आ रहा हूँ अब एक बार चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप उद्धव गुट की तरफ से हैं, जो विपक्ष है, हमने देखा कि विपक्ष के जितने सांसद थे वो इंडिया गुट के, वो सारे आज गेट नंबर 1 पर थे जब राहुल गांधी आ रहे थे। तो क्या विपक्ष भी इस चीज को आगे लेकर जाएगा और इसका क्रेडिट लेगा कि हाँ साहब देखिए राहुल गांधी की वापसी हो गई है? विपक्ष को भी एक मोरल बूस्टर मिला है राहुल गांधी की वापसी से। जी, ये तो मोरल बूस्टर है ही विपक्ष के लिए। और मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा, ये जो चाइनीज सारी बातें करते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन इनका जो प्रशासन काल रहा है अभी तक, आप ये देखिए कि जो जितने भी चाइनीज इंपोर्ट है सबसे ज्यादा जो है इसी शासनकाल में बढ़े। ये चाइनीज कंपनियों की बात करते हैं तो चाइनीज कितनी कंपनियां ये बंद किए हैं भारत में, या चाइनीज गुड बंद हुए हैं भारत में। आज भी मेडिसिन में देखिए इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा चाइनीज ही कंपोनेंट देते हैं। तो ये जो बात करते हैं कि चाइना के साथ मिले हुए हैं, ये सब बेतुकी बात है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी चाइनीज के साथ मिली हुई है। आप देखिए डोकलाम में, या आप कहीं देखिए जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, वहाँ क्या पूछना है, ये तो किसी भी चीज पे बात नहीं करना चाहते हैं। और जो मेन इश्यू है मणिपुर, हरियाणा, भारत में जो भी बढ़ोतरी हो रही है चीजों के दाम की, तो ये कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं ऑपोजिशन को टारगेट करना, लेकिन सरकार तो ये चला रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी क्या बनती है कि इसका उत्तर दें। ऑपोजिशन से सवाल आएगा ना। ठीक है मनोज जी, 3-4 चीजें। संजीव जी ने कहा कि साहब आप आडवाणी जी और अटल जी ने जो कहा था उसको भूल गए, बुलडोज कर रहे हैं दिल्ली की सरकार को, बिल पास हो जाएगा थोड़ी देर में। अभिषेक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा साहब हम टमाटर पर कह रहे हैं, बात कर लीजिए, आप बात कुछ और करते हैं। शिवसेना की तरफ से चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि साहब आप सिर्फ अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं, हम मणिपुर की बात करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मनोज यादव जी।
रजत जी, एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो इस घमंडिया गठबंधन के बारे में कहता हूं, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हड्डार शब्दों का चयन मनोज जी, मैं उम्मीद करता हूं कि शब्दों का चयन ठीक रखें। आप लोगों का अहम और कितनी भी हो, लेकिन सब देखिए, मैं क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस पैनल में 4 लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है, अगर आप चारों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप चारों ने जो 2-2 सवाल पूछे उसका उत्तर तो मनोज जी को ही देना। आप एक मिनट, आप लोगों ने जब सवाल पूछा तब मनोज बहुत शांत थे, तो मेरी उम्मीद ये है, शब्दों का चयन, हाँ मैं बोल दे रहा हूं, मनोज कोई पर्सनलाइज कमेंट मत करिए, क्योंकि अगर आपको जवाब लेना हो तो वरना कहिएगा तो मैं एक कदम आगे चला जाऊंगा डिबेट में, मेरे पास और भी एजेंडा इस डिबेट में। लेकिन क्योंकि आप तीनों ने सवाल पूछा है तो मैं ये चाहता हूं मनोज जी उसका रिप्लाई दें। मनोज जी 1 मिनट आपके पास, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, जवाब दीजिए चारों का। रजत जी, ऐसा है, अगर साहित्य पर भी अगर उसके अभिव्यक्ति की आजादी के जो झंडा बरदार है, अगर साहित्यिक जो पंक्तियां 2 मैंने पढ़ के सुना दिया तो उसमें किस तरह से बिदबिदाने लग जाता है, ये सब ठीक नहीं है। मैंने कोई किसी भी व्यक्तिगत कमेंट किया है, मैं पर्सनल कमेंट कभी किसी जीवन करता नहीं। देखिए ऐसा है, जुगनू को लगा कि उजाला हूं मैं, उसने सूरज को कभी देखा ना था। तो अब जो राहुल गांधी पर जो पीठ ठोक रहे हैं, ये तो राहुल गांधी वही है ना, कभी भट्टा पल में रिलॉन्च किया जाता है इनको, कभी धान के रोपण करके रिलॉन्च किया जा रहा है, कभी अब ये एक नया इवेंट खड़ा करके रिलॉन्च किया जा रहा है, कभी खाट पंचायत करके रिलॉन्च किया जा रहा है। तो बार बार रिलॉन्च करने से वो रिलॉन्च नहीं होने वाले। दूसरा विषय आम आदमी पार्टी ने कहा, देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं कहूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देखिए क्या गठबंधन की मजबूरी है। जिस आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर उसको कांग्रेस को वोटों में हाफ कर दिया, पंजाब में जिसने साफ कर दिया और दिल्ली में ऑफ कर दिया, यानी ऑफ कर दिया दिल्ली में, वो उनके नतमस्तक हो गए हैं। ये गठबंधन की कैसी मजबूरी है वो देश देख रहा है। जहां तक बेरोजगारी और टमाटर की बात की, ये विपक्ष से 4 यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूं कौन से रूल के तहत इन्होंने बेरोजगारी पे और महंगाई पे इन्होंने चर्चा कराने के लिए बोला। मैं देखिए चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जवाब पूछिएगा, बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर इन्होंने चर्चा करने के लिए स्पीकर महोदय से और सभापति जी से क्या इन्होंने कोई आवेदन किया? अगर किया है चुनौती के साथ तो मैं बता रहा हूं, पूछ इनसे, लेकिन इनको केवल नोटंकी करनी है। नहीं सुनिए, खत्म कर रहा हूं, आपके पास वापस आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक बार अभिषेक जी का, अभिषेक राय जी लोकसभा राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं दोनों जगह। मनोज जी ने बहुत तार्किक, बहुत टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है, क्या आपके किसी एमपी ने महंगाई पर कोई नोटिस दिया है लोकसभा या राज्यसभा में? आपकी जानकारी बिल्कुल नोटिस दिया गया है, बिल्कुल नोटिस दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश राज्यसभा का डेट पूछ लीजिए। अभिषेक जी, लोकसभा और राज्यसभा में क्या समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर कोई नोटिस दिया है? आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर, मैं लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं, आप विधानसभा ले जा रहे हैं। मैं लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं, क्या आपने कोई नोटिस दिया है? बताइए। हमने कंप्लेन करी है, जो 51 विरोधी सांसदों ने कंप्लेन करी है, जो उन्होंने पहल के लिए जो लोग नो कॉन्फिडेंस आया है उसमें ये मेंशन है। अभिषेक जी कोई नोटिस नहीं है, हम पूछिए, मैं बता रहा हूं। महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने, जो मेरी जानकारी है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई नोटिस नहीं दिया। एक मिनट आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, एक मिनट, मैंने इसीलिए क्लैरिफाई कर, एक मिनट आ रहा हूं संजीव जी, 1 मिनट आ रहा हूं। मनोज जी आप कंटिन्यू करिए, एक जवाब चाहे दे दीजिए पहले। इसकी इंतजार कर रहे हैं कि नोटिस देखिए रजत जी, सारे विपक्षी दल के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सब लोग बैठे हुए हैं। एक दल ने भी बेरोजगारी महंगाई के ऊपर चर्चा करने के लिए बोला, लेकिन केवल प्रोपेगेंडा चलाने के लिए टीआरपी क्या तरीका, देखिए आप 4 लोग हैं, तरीका ठीक नहीं, क्यों भी बताते हैं आप? सिर्फ 40 सेकंड बचा हुआ है, आपके पास आना है। अब आप लोग दोनों लोग तय कर लीजिए, अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे आप बोलेंगे, फिर आपको भी बोल लेंगे। आप 40 सेकंड दे दीजिए, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ 40 सेकंड, मनोज जी कंप्लीट करिए। रजत जी आपने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने एक बात स्पष्ट कर दूं, ये लोग केवल टीआरपी एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, एक मीडिया का ध्यान खींचने के लिए कि कौन हमारा अच्छा प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने, किस पार्टी की ज्यादा यूएसपी चले, किस पार्टी की ज्यादा टीआरपी चले। मणिपुर वाले मुद्दे के ऊपर भी मैं आता हूं, मणिपुर वाले मुद्दे पे भारत सरकार तैयार थी। माननीय पीयूष गोयल जी ने तो कहा कि हम राजस्थान पे तैयार, तो पता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोले कि देखिए राजस्थान का विषय राजस्थान में चर्चा होनी चाहिए, संसद में नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर की चर्चा संसद में होनी चाहिए, राजस्थान के विषय की चर्चा इस भारत की संसद में नहीं होनी चाहिए। ये भी देखिए दोहरा चरित्र सबके सामने है, देश ने देखा है। लेकिन जब दिल्ली बिल आया तो लोकसभा में सारे विपक्षी लोग आ गए। अरे क्या मजबूरियां है भाई, आपको उस समय महिलाओं की चित्कार, महिला पुकार, महिलाओं की संवेदना दिखाई नहीं दी?
केवल प्रोपेगेंडा करना महिलाओं के नाम पर। एक मिनट संजीव जी, चलाने से कुछ नहीं होने वाला। देश देख रहा है, केवल अस्तित्व बताने के लिए, ठगबंधन मचाने के लिए आप लोग दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में इकट्ठे हो गए, लेकिन महिलाओं के चित्कार के लिए जो राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अत्याचार हो रहा है और मणिपुर की तरह कराने के लिए आप नदारद हो गए। वाह, ये क्या है? बैल में आकर के आपने ये दिखाना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप बेल में आकर के चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नोटबंदी करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहता है कि हम बहुत बड़े हितैषी महिलाओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, महिलाओं की संवेदनाओं के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन महिलाओं की संवेदनाओं से आपका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। किस तरह से महिलाओं को भट्टे कर 14 साल की पति को राजस्थान में भीलवाड़ा में जला दिया जाता है, आपके मुंह से एक रुपये नहीं निकलती है। आपके किसी भी गठबंधन के किसी गठबंधन के साथी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। प्रियंका वाड्रा तो जो कहती है लड़की उमड़ सकती है, वो भी नहीं वहां पर। ये कैसी महिलाओं के प्रति संवेदना है? ये कैसी महिलाओं के प्रति आपके मन में भावना है? ये महिलाओं के प्रति कैसा सम्मान है आपके मन में? ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से महिलाओं के प्रति केवल महिलाओं के नाम राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं आप, ये गिद्ध राजनीति नहीं चलेगी। ये पूरा देश देख रहा है, गिद्ध राजनीति चलने वाली नहीं है आपकी। सारी स्टेट मैं पूछता हूं, हम चर्चा कराने के लिए तैयार है, आप आए क्यों नहीं चर्चा कराने? और महिलाओं भीलवाड़ा में 14 साल की बच्ची को भट्टे के अंदर झुलस दिया गया, डाल दिया गया, जला दिया गया। आपके किसी नेता ने ट्वीट किया? आपका नेता इस बारे में एक बाइट दिया? बंगाल के अंदर किस तरह के धू करके जल रहा था बंगाल, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, लेकिन आप केवल विस्मोहन करते हैं, आप सुविधा की राजनीति करते हैं। आपको मणिपुर दिखता है, राजस्थान की भट्टी नहीं दिखती है, करौली में जो बच्ची के साथ अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, वो नहीं दिखता है, वैशाली में होता है वो नहीं दिखता है, अलवर की गैंग रेप आपको नहीं दिखती है, छत्तीसगढ़ में निर्वस्त्र एसटी समाज के लोग निर्वस्त्र घूमते वो नहीं दिखाई देता है, बेगूसराय में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है वो नहीं दिखता है, बंगाल के अंदर मालदा में मुर्शिदाबाद में अगर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है वो नहीं दिखता है। महिला में अंतर्भेद करना छोड़ दीजिए, ये आपकी नोटंकी नहीं चलेगी। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मनोज जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, वीरेंद्र वशी जी के पास। वीरेंद्र जी, आज जो राहुल गांधी जी की वापसी हुई है उसको कांग्रेस पार्टी बहुत सेलिब्रेट कर रही है। क्या माना जाए कि आने वाला जो वक्त होगा खासतौर से 24 का, उसमें ठीक है इंडिया अपोजिशन पार्टीज एक ग्रुप आया है साथ में, लेकिन ये राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा? क्योंकि अगर कल नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी, क्योंकि वो हाउस आ चुके हैं, वो बोलते हैं लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में, और उसके बाद मोदी जी उसका रिप्लाई करते हैं, तो ये माना जाए 24 में राहुल वर्सेस मोदी है और कुछ नहीं है? 24 में इंडिया समूह वर्सेस एनडीए है, क्योंकि एक तरफ 26 पार्टी और कल तक 38 थी, परसों तक 38 थी, अब 37 रह गई है, क्योंकि कल मणिपुर की एक कुकी पीपल्स पार्टी ने उनसे विड्रॉ कर लिया है, और बहुत सी ऐसी पार्टी। हमारा सब इंडिया गठबंधन का ये फैसला हुआ है कि मिलकर लड़ेंगे और मिलकर एनडीए को हराएंगे। एनडीए की 37-38 जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां भी हैं, जिनके पता नहीं रिकॉर्ड में, मेरे को नहीं पता भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ कितनी पार्टियां उनकी रजिस्टर्ड हैं, फिर भी 38 उस दिन उन्होंने कही थी, अब 37 रह गई हैं। शायद आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है इधर उधर, पर इंडिया समूह लड़ेगा, इंडिया गठबंधन लड़ेगा, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लड़ेगा, भारत के लोगों के हितों के लिए लड़ेगा, और उसके नेता मिलकर लड़ेंगे। वो राहुल जी भी होंगे, क्या प्रोजेक्शन होगा वीरेंद्र जी, उद्धव ठाकरे जब भी लोग पूछेंगे इस बात को? देखिए जनता है, आजकल जो भी इलेक्शन हो रहा है वीरेंद्र जी, उसमें आप चेहरा पूछा है, आप हो सकता है ओपनली इस बात को ना कहें, लेकिन कांग्रेस की टीम है वो इस बात को कहती है कि नहीं साहब राहुल गांधी होंगे हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, और जब लड़ी राहुल गांधी रहे तो फिर इंडिया कहां आ जाएगा? एज ए कांग्रेसमैन मेरी भी पसंद यही है कि माननीय राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बने, पर जब एक समूह, एक गठबंधन हो जाता है तो गठबंधन की मर्यादा में रहना हर गठबंधन की पार्टी का फर्ज है। ठीक है, फर्ज के हिसाब से मैं कह रहा हूं फैसला गठबंधन ही करेगा, हमारा इंडिया फैसला करेगा, इंडिया गठबंधन बताएगा कि हमें कैसे लड़ना है। ठीक है, पर उसके जो नेतृत्व करेंगे उसमें राहुल जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, उसमें उद्धव जी भी हैं, उसमें नीतीश जी भी हैं, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
बंगाल से लेके अम्बी खाड़ी तक जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं सब लड़ेंगे, भारतीय संविधान की शपथ लेंगे। जवाब ले लेता हूं मनोज जी, दो चीज। एक, रजत जी, उनकी सदस्यता राहुल गांधी जी की गई, गुजरात के निचली और ऊपरी अदालत से उनको कोई भी न्याय नहीं मिला, उनको तुरंत लोकसभा छोड़ना पड़ा, मकान खाली करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, कांग्रेस को सेलिब्रेट कर रही है और अपनी राजनीतिक जीत भी बात कर रही है। तो अब जो एक एग्रेशन दिखेगा वो राहुल गांधी दिखना बहुत लाजमी है। और कांग्रेस पार्टी में हमने देखा तरीके स्वागत हुआ, किस तरीके से राहुल जिंदाबाद के नारे मिले लोकसभा में जब वो आए। तो क्या इस एग्रेशन के लिए बीजेपी तैयार है? पहला। दूसरा, बड़ा स्वभाव सा दिख रहा है। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट, एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया। हाँ, किया है, मैंने बोला आपकी शुरुआत में, मैंने बोला सब लोग गिट नंबर 1 पर थे। तो एक तरफ विपक्ष, परंपरा है, एक तरफ राहुल गांधी की वापसी, तो एक एग्रेसिव राहुल गांधी आपको नहीं मिलेगा कल लोकसभा में। वहीं से लोग कहने लगेंगे राहुल वर्सेस मोदी 24 में। मनोज जी। रजत जी, देखिए मैं टोका नहीं इनके बीच में, मुझे टोके नहीं कोई नहीं टोके। ऐसा है कि राहुल गांधी कैसी आंधी और तूफान अग्रेशन कांग्रेस पार्टी अच्छे से देख चुकी है। ये लोग तो छाती के ऊपर अपना पत्थर रख करके किस तरह से इनके प्रवक्ता बोलते हैं, हम समझ पा रहे हैं इनकी हिम्मत है। आप देखिए इनके एग्रेशन का नतीजा देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज बन गया, बड़े बड़े दिग्गज नेता इनको छोड़ चले गए। मात्र 3 राज्यों में इनकी सरकारें बनी है। जिस एक पार्टी ने जिसने गुजरात में इनको वोटों में हाफ किया, पंजाब में सब किया, दिल्ली में ऑफ किया, उसको एक पार्टी जिसका लोकसभा का स्थान था उसको वो घुटने पे ले आती है। और एक जो साइलेंट 26 की बात कर रहे थे आप, ये बोल रहे थे एनडीए के पास तो 38 लोग हैं, 38 लोगों का गठबंधन है। मैं 3 पार्टियों के नाम पूछता हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये कांग्रेस जोसेफ क्या है साहब, जरा बताइएगा कितने लोग हैं इसके, विधायक कितने हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या है। ये कांग्रेस एम क्या है जो साइलेंट 26 में है, और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने लोग, कितने इनके विधायक सांसद है, जरा उनकी भी थोड़ी चिट्ठी दे दीजिए, थोड़ा बताइए, देश भी जानना चाहता है। तो साइलेंट सबका घमंडिया जो आपका गठबंधन है उसमें ये तीनों दलों की मतलब क्या हैसियत है। अब मैं बात करता हूं गठबंधन पर। देखिए रजत जी, ये बिन दूल्हे वाली जो गठबंधन है, इसमें दूल्हा कौन है? चाणक्य तो सब बने हुए हैं, घर घर में चाणक्य बने हुए हैं, घर घर में चंद्रगुप्त है। जरा बताइए दूल्हा कौन है का? यार राहुल गांधी के आने से तो गठबंधन में वैसे खलबली हो गई। नीतीश कुमार जी एक यात्रा पे निकल गए, ममता बनर्जी बोल रही है, शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम 50 सीटें जीतेंगे। तो जरा बताइए कि गठबंधन का चंद्रगुप्त कौन है? चाणक्य तो घर घर में बैठे हुए हैं, क्या राहुल गांधी को चंद्रगुप्त के रूप में कोई स्वीकार करेगा? कांग्रेस पार्टी तो स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी किसी जो अभी इनको दोष सिद्धि हुई है, कन्विक्शन पर जो रोक लगी है उसके लगी है, ऊपर सख्ते में आ गई है। क्या फिर आ गया बंटाधार करने के लिए? कम से कम दूर रहता तो ठीक रहता। क्योंकि ऐसे मस्खरे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है जो भारत की सबसे बड़ी महापंचायत में आंख मारते हैं, आपको लगेगा सबसे बड़ी महापंचायत में आंख मारते हैं, झपटी करने का काम करते हैं। तो ऐसे मस्खरे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जिनको कांग्रेस पार्टी को उन्होंने डुबा दिया है, तो पूरे गठबंधन को क्या असर होगा? ये तो सोचने का विषय है। मनोज जी जवाब भी वीरेंद्र जी बोलिए, फिर आना है चंद्रशेखर जी के पास। का यही काम होता है, और आज इतना देश जल रहा है, इन्हें इधर उधर की बातें करनी है। यही है आज का मुद्दा इनका। आपने मुद्दा रखा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के साथ आपने क्या किया था, मैं तथ्य देता हूं रजत जी, जरा 5 सेकंड में दे देता हूं मैं तथ्य। मुख्यमंत्री के पास ताकत नहीं, वो क्या करेगा? मजाक बना रखा है और किस प्रकार की बात करता है। रजत जी मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। जिस प्रकार की भाषा, अगर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी किससे मिले थे जुलाई में? ठीक है, एक मिनट चंद्रशेखर जी, क्या नेतृत्व के रूप में इंडिया को राहुल गांधी मंजूर है? शिवसेना मानती है, यहाँ से नेता हूं, लड़े चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के हर वर्कर की इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आ रहा हूँ चंद्रशेखर जी जल्दी से। और दूसरा में कोई ठीक है, नहीं है, क्योंकि मेजबानी आप ही कर रहे हैं इस बार मुंबई में जो बैठक होनी है। क्या कुछ नाम आपकी चर्चा हो? क्या मानते हैं आप पैन इंडिया में नरेंद्र मोदी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है विपक्ष का नेता तो वो राहुल गांधी है? शिवसेना मानती इस बात को? देखिए, एक सिंपल सी चीज मान लीजिए कि हमारे गठबंधन में जो है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अब आगे फर्दर क्या उसका यूज होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो तो जब अलायंस कंप्लीट होके इलेक्शन होके आएगी उसके बाद वो निर्धारित किया जाएगा। अभी तो ये बात है कि अभी जो है एकजुट होके जो है लड़ना है, लड़के बीजेपी और एनडीए को हराना है। तो इतनी ही सी बात है, इसके आगे क्या होना है फर्दर वो तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताएगा। ठीक है संजीव जी, मनोज जी ने कहा था गुजरात में हाफ कर दिया,
पंजाब में सब कर दिया और कहा दिल्ली में ऑफ कर दिया, कहा उसके बाद भी गठबंधन। कैसा गठबंधन है ये? देखिए रजत जी, ये देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इस देश ने 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसा माहौल था जैसे कि आज नरेंद्र मोदी उनको बहुत क्रॉस करके आगे चले गए हैं। और उस टाइम पे भी अलग अलग दलों ने, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और एक्सट्रीम राइटिस्ट संघ पार्टी थी, जनसंघ था, इन्होंने इकट्ठा होकर उखाड़ा था। उस टाइम पे मैं जानना चाहता हूं मनोज जी से, कौन दूल्हा था? देश में टीम इंडिया बन चुकी है। टीम इंडिया वर्सेज नरेंद्र मोदी चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की जो अहंकारी भर नीति है, लोकतंत्र को जो खत्म किया जा रहा है, प्रजातंत्र के अंदर कोई विश्वास नहीं बचा है और सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मणिपुर है, हरियाणा है, भाईचारा तोड़ा जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब पे अब अभिषेक राय जी, मनोज ने कहा, शिवपाल जी ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतने वाली है, तो 50 पहले ही आपने सीट बांट ली, तो कांग्रेस को, जयंत को, अलायंस पार्टनर को क्या मिलेगा? बैरिकेड तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल हम हैं। सबको ये पता है, हमारे गठबंधन में ये बात है कि जो जहां जितना मजबूत है वो वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगा। रही बात समाजवादी पार्टी की और क्या हमारे गठबंधन की, वो सारी सीटें कैसे डिसाइड होंगी वो बात हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि वो 50 से ऊपर सीटें जीते, ऐसा आदरणीय शिवपाल चाचा ने बोल भी दिया है। और हमारा गठबंधन 70 से ऊपर सीटें जीतने का प्रयास करेगा। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को सबको साथ लेके सहभागिता में आगे बढ़ेंगे और ये गठबंधन तय करेगा कि कौन किसका क्या होता है। सबको पता है कि दिल्ली के रास्ता बिना उत्तर प्रदेश हुए नहीं जाया जा सकता। ठीक है मनोज जी, कल का इंतजार रहेगा, कल राहुल गांधी बोलेंगे लोकसभा में। जी जी रजत जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इंडिया इज इंदिरा की बात कर रहे हैं, इंदिरा इज इंडिया की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की गोदी में जाके आप क्यों बैठे हैं? अरे आप उन्हीं की गोदी बैठे हुए हैं, आप भाजपा के साथ नहीं है या आप स्वतंत्र आप उन्हीं की गोदी में बैठे हुए हैं जिन्होंने आपात, क्या तरीका है ये? आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कंप्लीट कर लेंगे, आपने स्थान ले लिया है, वो बिल बुलाते रहते हैं, क्या तरीका है? अभी रुकिए, अभी इन्होंने कहा कि देखिए जेपी वाली मूवमेंट नहीं है। आपको पता है जेपी साहब एक अखिल भारतीय चेहरा थे, अखिल भारतीय चेहरा थे जयप्रकाश नारायण जी, और उनके एक आह्वान पर सब लोग खड़े हो जाते थे। अरे राहुल गांधी के आह्वान पर तो 2 बच्चे खड़े नहीं होते हैं, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग छोड़ वीरेंद्र जी रिप्लाई कर दीजिए, 2 लोग नहीं आते राहुल गांधी के नाम पर। चाचा शिवपाल नाराज हो जाते हैं, चाचा शिवपाल नाराज हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नाम पर उनके बेटे के अलावा कोई खड़ा नहीं होता। एक नाथ शिंदे अलग हो जाते हैं, नारायण राणे अलग हो जाते हैं, इस प्रकार के सब लोग अलग हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अखिल भारतीय चेहरा इनका किसका है, जिसके एक आह्वान पर पूरे देश के लोग खड़े हो जाए? तो जेपी से अगर आप तुलना करना चाह रहे हैं तो गलत तुलना कर रहे हैं। आपको लगता है कि जेपी को अपमानित कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर आप इतना बहस जारी रहेगी, लड़ाई 24 की है, इसके बाद आज के लिए कई वक्त की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आप सबको रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप सब आए। दरअसल आज राहुल गांधी वापस आए, आज ही बीजेपी ने आरोपों की एक बड़ी लड़ी जो थी वो लगा दी न्यूज प्लेस को लेकर। अब कल बड़ा दिलचस्प दिन होगा कि कल सप्ताह राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन की शुरुआत करेंगे दोपहर 12 बजे और इसका रिप्लाई 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देश का सवाल में आज देखते रहिए।